गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम जो जैसा कि दोस्तों एएलपी है, एएलपी टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, आरपीएफ है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए दोस्तों आपके लिए जो है साइंस की क्लासेज जो है दोस्तों चलाई जा रही हैं। और ये जितनी साइंस कराई जा रही है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, और जितनी भी थ्योरी कराई जा रही है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्लासेज जो कराई जा रही हैं आपके लिए दोस्तों, ये इसी बेस पर कराई जा रही हैं, कहीं पर भी दोस्तों दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना हो। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा धातु और अधातु वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों अम्ल और क्षार से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में हम समझते हैं। और ये वीडियो मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों आपको, ये वीडियो जो है जैसा कि धातु और अधातुओं वाला हुआ था उसी प्रकार से दोस्तों ये वीडियो भी आपकी दोस्तों 2 पार्टों में बंटने वाली है। अगर पूरा वीडियो में एक ही पार्ट में कराने की सोचूं तो दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो है 2 पार्टों में कराने की कोशिश की है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट और आएगा। यानी दोस्तों जितनी भी थ्योरी बनती है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो सारे आपके लिए कराए जाएंगे। और आप थ्योरी भी देख रहे हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट आपसे छुपाया नहीं जा रहा है, कोई भी पॉइंट जो है नोट्सों से आउट नहीं किया गया है। हर चीज़ आपके लिए कराई जा रही है जो जिनकी आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, अपने नोट्स बनाने हैं और उन नोट्सों को दोस्तों रिवाइज अवश्य किया करो डेली की डेली। ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हैं आपके अम्ल यानी एसिड जिन्हें हम कहते हैं, ये हैं आपके दोस्तों बेस यानी दोस्तों हम इन्हें कहते हैं क्षार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं दोस्तों स्वाद में कड़वे होते हैं। ये हाइड्रोजन इनका अनिवार्य घटक है, जबकि क्षारों का अनिवार्य घटक है दोस्तों ऑक्सीहाइड्रोसिल। वहीं हम बात करें दोस्तों, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देते हैं। और फेनेप्थलीन जो है इसमें दोस्तों रंगहीन बनाए होता है, यानी फेनेप्थलीन जो है ये हमेशा रंगीन ही होता है, अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों क्षार की, तो क्षार क्या करते हैं दोस्तों, लाल लिटमस को नीला करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को पीला करते हैं और फेनेप्थलीन जो है उसे दोस्तों गुलाबी कर देते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों आपके क्षार। बात करें दोस्तों क्षारों के पीएच की वैल्यू की, तो ये 0.0 से लेकर दोस्तों 6.9 तक पाए जाते हैं। तो 7 पर तो दोस्तों ये उदासीन हो जाते हैं। वहीं क्षार की बात करूं तो दोस्तों ये 7.1 से लेकर 14 तक होते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये मान लीजिए बीच में यहाँ पर 7 है आपका, तो यहाँ से आगे तो आप चलोगे तो 7.1 8 9 10 इस प्रकार से चलते रहोगे। और इधर दोस्तों इससे कम जैसे 6.9 6.8 6.5 ऐसे इस प्रकार से और 1 तक यहाँ पर आते जाओगे, तो यहाँ पर तो उदासीन हुआ। और इससे ऊपर जाओगे 7 से तो क्षारीय और 7 से नीचे रहोगे तो अम्लीय। इस प्रकार से ये होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ओहोरेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन त्यागते हैं, यानी H धनायन देते हैं। और क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। दोस्तों ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं भर भर के, तो ये चीज़ें ज़रूर आपको याद रखनी है। आगे मैं आपको बात करूं दोस्तों, एक आए थे आपके वैज्ञानिक ब्रांस्टेड लॉरी। तो इन्होंने क्या बताया दोस्तों अम्लों के बारे में, इन्होंने बताया कि अम्ल जो है प्रोटीन त्यागते हैं और H धनायन बनाते हैं। और क्षार जो है दोस्तों प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी अम्ल प्रोटोन जो है दोस्तों वो त्यागते हैं
और क्षार जो है दोस्तों ये ग्रहण करते हैं और यहाँ पर दोस्तों इसीलिए ऋण आयन बनाते हैं, प्लस नहीं है दोस्तों, ऋण है। ये त्यागते हैं तो ये धन आयन बनाते हैं। फिर वैज्ञानिक आए दोस्तों लुईस। तो लुईस ने बताया कि अम्ल जो है दोस्तों पेयर में नहीं पाए जाते, यानी लोन पेयर में, यानी जोड़े में नहीं पाए जाते, जबकि जो क्षार होते हैं ये जोड़े में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी थी अम्ल और क्षार की बेसिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से दोस्तों भर भर के प्रश्न यहाँ से ये बनते हैं दोस्तों। ये जितनी चीज़ें मैंने आपके लिए कराई यहाँ से यहाँ तक, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। और देखिए दोस्तों आपको पता ही है ये जो क्लासें आपकी चल रही हैं दोस्तों एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप डी की क्लासें, ग्रुप डी का टारगेट है हमारा। हालांकि ये जितनी भी साइंस कराई जा रही है दोस्तों, आप किसी भी लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो साइंस से रिलेटेड, लेकिन टारगेट हमारा क्या है दोस्तों, ग्रुप डी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों 25 में 25 नंबर प्राप्त करना हमारा टारगेट है। और ये साइंस जो है दोस्तों कंप्लीट साइंस आपके लिए कराई जा रही है, एनसीईआरटी पर आधारित। बायो आपके लिए करा चुका हूँ दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। प्रेजेंट में आपकी दोस्तों चल रही है केमिस्ट्री, फिर उसके बाद दोस्तों फिजिक्स भी आपकी होने वाली है। और जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं दोस्तों, आपको आपके प्रैक्टिस के लिए दोस्तों क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारे चीज़ें जितनी भी हैं संभावित प्रश्न भी कराए जाएंगे, बहुत चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं दोस्तों। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपने नोट्स बनाते चलिए, उन्हें रिवाइज करते चलिए। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वहाँ बात हुई दोस्तों अम्ल और क्षार के बारे में, तो बात करेंगे हम दोस्तों सबसे पहले अम्लों के बारे में कि अम्ल जो होते हैं, ऐसा थोड़ी ये दोस्तों एक ही अम्ल हुआ होगा, अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों अम्लों के बारे में। तो अम्ल होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, एक तो होता है दोस्तों ऑक्सी अम्ल और एक होता है दोस्तों हाइड्रा अम्ल। अब ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो, उन्हें कहते हैं हम दोस्तों ऑक्सी अम्ल। इनका उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। फास्फोरिक अम्ल हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों H3PO4। नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों आपका HNO3। नाइट्रस अम्ल है दोस्तों आपका HNO2। तो ये हैं दोस्तों आपके ऑक्सी अम्ल, यानी जिन अम्लों में दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हों उन्हें कहते हैं हम दोस्तों ऑक्सी अम्ल। वही बात करें दोस्तों हाइड्रा अम्ल, ये क्या होते हैं, तो जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उन्हें हम हाइड्रा अम्ल कहते हैं। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, कि ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाता, तभी तो इन्हें हम हाइड्रा कहते हैं। अब बात करें इसके एग्जाम्पलों की दोस्तों, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल और HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अम्लों के आपने प्रकार देख लिए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो हाइड्रो और एक ऑक्सी। ऑक्सी कौन कौन से हैं दोस्तों, जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, और हाइड्रा जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो। अब दोस्तों हाइड्रोजन क्षमता के आधार पर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों प्रबल हार्मोन, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रियाकारी होते हैं, जिनकी दोस्तों बहुत कम मात्रा ही जो है इम्पोर्टेंट होती है। तो बात करेंगे हम दोस्तों सबसे पहले सबसे प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुपर एसिड फ्लोर एंटीमोनिक एसिड एंड सुपर एसिड कार्बोरैन, ये सुपर एसिड होते हैं, और यानी सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल हैं दोस्तों ये। और 100% शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा अम्लीय यानी एसिड सुपर एसिड कहलाते हैं, जैसे कि फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये रहा दोस्तों ये सुपर एसिड है। और ट्राईमेथेन सल्फोनिक अम्ल, ये भी आपका दोस्तों एक सुपर एसिड है, यानी सबसे प्रबल अम्ल।
फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपका HCl। ये भी आपका प्रबल अम्ल है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या म्यूटेरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। ये हमारे आमाशय में दोस्तों जीव जो है हमारा आमाशय उसमें ये पाया जाता है और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें ये नष्ट करता है। वहीं बात करें दोस्तों तनु अम्ल HCl को अम्ल यानी नमक का तेजाब कहते हैं, जिसका उपयोग दोस्तों मूत्रालयों और शौचालयों में किया जाता है। तो ये बहुत प्रबल अम्ल होता है, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। एक होता है दोस्तों आपका प्रबल अम्ल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब जिसे हम कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल यानी दोस्तों कसीस का तेल या फिर दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल इसे हम कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं। इसका उपयोग दोस्तों सीसा संचायक सेल जो होते हैं यानी विद्युत बैटरियां जो होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अम्ल ही चल रहे हैं आपके। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका HCOOH। ये होता है दोस्तों आपका फार्मोइक या मेथोनिक अम्ल, जो कि दोस्तों चींटी या मधुमक्खी के डंक या नेटल पादप में पाया जाता है। ये आपका होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये दोनों ही, तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों CH3COOH। इसे कहते हैं दोस्तों एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल। और इसका उपयोग दोस्तों सिरका बनाने में, अचार बनाने में, अचार को सड़ने से बचाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों HNO3 नाइट्रिक अम्ल यानी दोस्तों सोरे का तेजाब इसे हम कहते हैं। तो इसका उपयोग दोस्तों उर्वरक में, बारूद बनाने में, बर्तनों पर लिखावट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपका एक बेंजोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों C6H5COOH। और ये जो प्राप्त होता है दोस्तों हमें घासों से प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग दोस्तों खाद्य परिरक्षण यानी दोस्तों फूड प्रिजर्वेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आगे बात करें दोस्तों अगला है आपका ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटारिक अम्ल से हम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है तो दोस्तों होता है C3H8COOH। और ये हमें प्राप्त होता है दोस्तों मक्खन, घी, दूध आदि से। इससे अगला है दोस्तों आपका मैलिक अम्ल, जो सेब में और पपीते में पाया जाता है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, हर चीज़ नोट करनी है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से। और हालांकि जितने भी चैप्टर कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों, एक भी प्रश्न मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों यहाँ से बाहर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बशर्ते आपको दोस्तों सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, अच्छी तरह समझनी है, देखनी है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। ठीक है। और चलिए दोस्तों अगला है आपका ग्लाइकोलिक अम्ल, जो कि गन्ने में पाया जाता है। ग्लूमेटिक अम्ल गेहूँ या अनाज में पाया जाता है। और हाइल्यूरोनिक एसिड जो होता है दोस्तों ये भी एक अम्ल होता है। और ये दोस्तों जंतु कोशिकाओं का सीमेंट इसे हम कहते हैं। और कैल्शियम पैक्टेट जो होता है इसे दोस्तों पादप कोशिकाओं का सीमेंट कहते हैं। सिट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू व संतरे में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों आपका टमाटर में पाया जाता है, जो कि कपड़ों की स्याही के धब्बे जो होते हैं ना, धब्बे लग जाते हैं कपड़ों, उन्हें छुड़ाने हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला है दोस्तों आपका यूरिक अम्ल या हिप्यूरिक अम्ल, जो कि मूत्र में पाया जाता है। एक होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल, जो दही में पाया जाता है। तो वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले। अगला है दोस्तों आपका सिट्रिक अम्ल, जो कि नींबू संतरा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों आपका टमाटर में, जो कि कपड़े से स्याही के धब्बे हटाने में। और हिप्यूरिक अम्ल ये तो आपको बता ही दिया मैंने, यूरिक अम्ल इसे हम कहते हैं मूत्र में, लैक्टिक अम्ल दही में। और दोस्तों देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आ सकती है तो उसे आप देख लेना दोस्तों, बाकी आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है बस। आगे बात करते हैं हम दोस्तों ऐच्छिक, जो ये लैक्टिक अम्ल जो होता है ना दोस्तों, ये ऐच्छिक या कंकाली मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने पर अनॉक्सिक श्वसन के द्वारा लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों हमारी मांसपेशियों में बनता है, जिससे हमें दोस्तों थकान महसूस होती है। ये लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। आगे बात करें दोस्तों असंतृप्त बसीय अम्ल, ये वनस्पति तेलों से मछली के लीवर, कोड लीवर ऑयल जिसे हम कहते हैं, अलसी जो होती है उससे ये प्राप्त होता है। और हृदय रोगों में इनका प्रयोग किया जाता है। मरीजों के जो जॉइंट पेन होते हैं, हृदय रोगी होते हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं असंतृप्त बसीय अम्ल जो होते हैं, तो इन्हें भी हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों लिनोलिलिक
अम्ल जिसे ओमेगा 3 कहते हैं, लिनोलिक अम्ल जिसे ओमेगा 6 कहते हैं, और ओलिक अम्ल ओमेगा 9। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद किस प्रकार से करने हैं। जो सबसे कम है उसकी संख्या सबसे बड़ी होगी 9, जो सबसे बड़ा है, शब्द बड़ा है, उसकी संख्या छोटी होगी। जो मध्य में है जैसे 3, 6, 9, तो 6 मध्य में, तो लिनोलिक ओमेगा 6। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अम्लराज, जिसे कहते हैं दोस्तों एक्वेरिजिया, जिसमें दोस्तों सोना, चांदी, प्लेटिनम सभी धातु को गलाया जा सकता है। ये दोस्तों एक ऐसा अम्ल है जिसमें सभी प्रकार की धातुओं को गलाया जा सकता है, जिसमें दोस्तों HCl, और ये जो होता है दोस्तों HCl फिर और HNO3, इन दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें जो HCl होता है दोस्तों आपका 75% और HNO3 जो होता है दोस्तों 25% होता है। यानी दोस्तों 3:1 के अनुपात में ये पाया जाता है, इनका मिश्रण होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम न्यूक्लिक अम्लों की। न्यूक्लिक अम्ल क्या है दोस्तों, DNA को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जबकि RNA को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है कहा जाता है। अगला है दोस्तों आपका टार्टरिक अम्ल, जो कि इमली व अंगूर में पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार ये आपके लिए करा ही चुका हूँ। एक है दोस्तों आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ये खट्टे फलों, हरी मिर्चों, दूध, खट्टे दूध और दही, ऊँटनी के दूध में, आंवले में, ये सभी में पाया जाता है। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा दोस्तों बारबडोस जो चेरी होती है, ये फल है दोस्तों, पता नहीं क्या है, लेकिन ये इसी में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्षारों के बारे में, यानी भस्म जो होती हैं, क्षार जो होते हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्षार जो है छूने में साबुन जैसा चिकना होता है। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। क्षार में तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों क्षारों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ये है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों क्षारों के बारे में, तो चलिए दोस्तों क्षारों के बारे में कुछ और चीज़ें हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, भस्म के प्रकार, यानी क्षार या भस्म 2 प्रकार की होती है। ये तो जल में विलय होती है, एक जल में अविलय। तो ये 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। आगे बात करें क्षारों के बारे में ही दोस्तों। वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जितने भी तत्व हैं ना दोस्तों, वो क्षारीय होते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड। जैसे आपको पता है दोस्तों, ग्रुप नंबर 1 में और ग्रुप नंबर 2 में ट्रिक मैंने आपके लिए बताई थी, जब आवर्त सारणी की जो आवर्त सारणी कराई थी वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई थी। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 के अगर आपको तत्व याद करने हैं तो हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन लिथियम, हेलिना सोडियम, के से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, FR से फरियाद यानी फ्रेंसियम। इस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया था। और ग्रुप नंबर 2 को बताया था मैंने, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये ट्रिक मैंने आपके लिए बताई थी। मान लीजिए जैसे आपका सोडियम है, ठीक है दोस्तों, तो इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH, OH लगा है तो हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इस प्रकार से दोस्तों ये जितने आपके तत्व हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 के, वो सभी दोस्तों क्षार कहलाते हैं। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, सभी क्षार भस्म यानी दोस्तों क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। इसका कारण यह है कि सभी भस्म जल में विलय नहीं होते। ये चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे देखेंगे दोस्तों जल में अविलय क्षारक। जल में अविलय क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते। जैसे दोस्तों ZnO जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। वहीं आगे बात करें हम दोस्तों फेरस हाइड्रोक्साइड, तो FeOH का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से ये होते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों एग्जाम्पल्स की, जैसे कि दोस्तों
क्षार के भी हम एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला है दोस्तों NaOH, और इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसे कहते हैं हम दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या दाहक सोडा इसे हम कहते हैं, और इसका pH होता है 214। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? साबुन बनाने में, यानी कपड़ा धोने के जो साबुन होते हैं ना, कठोर साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहाने के साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मृदु साबुन इसे हम कहते हैं। MgOH का होल्टोइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH होता है दोस्तों 10, और इसका प्रयोग दोस्तों एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड कहते हैं दोस्तों तेजाब, जो हमारे पेट में गैस बनती है, इनो जो होती है, उसमें भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, अगला आपका क्षारक है दोस्तों CaOH का होल्टोइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं, यानी भुजा हुआ चूना। इसका प्रयोग दोस्तों पुताई, पान के पत्ते, तंबाकू के साथ प्रयोग में किया जाता है। मिट्टी की अम्लता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जितने भी हाइड्रोक्साइड आपके लिए करा रहा हूँ मैं, क्षारक जो करा रहा हूँ या अम्ल जो भी कराए हैं दोस्तों, अगर आपने मेरा दोस्तों धातु और अधातुओं वाला चैप्टर देखा होगा इससे पिछला, तो सारे चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों Al2OH का होल्ट्राइज, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं, और कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों लवण। देखिए आपका ये आपके क्षारक थे इंपॉर्टेंट, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम लवण की, यानी साल्ट की, कि लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है, लवण क्या है। तो देखिए दोस्तों, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनने वाला जो उत्पाद होता है, अम्ल और क्षार जो जब मिलकर क्रिया करते हैं आपस में, और उनसे जो उत्पाद बनता है वो बनते हैं दोस्तों जल और लवण। और यही क्रिया दोस्तों उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? साल्ट और जल। यानी दोस्तों ऐसे अम्ल और क्षार जो मिलकर जल और लवण का निर्माण करें वो कहलाते हैं दोस्तों उदासीनीकरण, वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे NaOH प्लस HCl की क्रिया यहाँ पर हम कराएं तो देखिए दोस्तों NaCl, तो हमारे पास बनेगा दोस्तों NaCl, जिसे हम कहते हैं दोस्तों साधारण नमक, और एक बनेगा दोस्तों हमारे पास जल। जल का फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों H2SO4 होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास बनकर आती हैं, तो यहाँ पर लवण बना और ये जल बना। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से NaOH की क्रिया जब हम H2SO4 से कराते हैं तो Na2SO4, यानी दोस्तों ये लवण बना, यहाँ पर ये जल बना आपका। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप सोच रहे हो दोस्तों सर ये आपने NaCl इस प्रकार से कैसे बनाया, OH कहाँ इस प्रकार से यहाँ से अलग कैसे कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों Cl सोडियम जो होता है दोस्तों, और HCl जो होता है, एक तो सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाकारक होता है दोस्तों, यह चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जो अधिक क्रियाशील होगा दोस्तों वो कम क्रियाशील हो जो है दोस्तों अपने आप से विस्थापित कर देगा। तो हाइड्रोजन कम क्रियाशील होता है सोडियम से, और इसलिए दोस्तों सोडियम ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया तो NaCl बना, और H इधर आया यहाँ पर जुड़ा तो दो H हो गए तो H2 और O, तो इस प्रकार से बनता है। हालांकि जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर वह सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट समझाऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से रिएक्शनें होती हैं और किस प्रकार से एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। यहाँ पर केवल आपको एग्जाम्पल के बारे में याद रखना है जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे आपके पास दोस्तों, बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ज़रूर आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल में डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों आपके HCl, H2SO4, HNO3, HFSO3,
ये आपके दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वहीं वीक एसिड कौन कौन से हैं दोस्तों, तो CH3COOH और C6H5COOH, HCOOH और HI, और एक होता है दोस्तों H2CO3। HF है, HF है दोस्तों, ये HI नहीं है, HF। तो ये है आपके वीक एसिड। वहीं क्षारों की बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्षार जो होते हैं दोस्तों आपके, ये दो ही हैं आपके, KOH और NaOH। और वीक क्षार जो याद रखने हैं आपको, वो हैं दोस्तों आपके NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस। ये दोनों ये चीज़ें, ये जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों आपको ज़रूर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखने हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर दोस्तों उदासीन लवण यानी दोस्तों उदासीन लवण बनाते हैं, जिनका pH होता है दोस्तों 7। और दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जो होते हैं वो मिलकर दोस्तों अम्लीय लवण बनाते हैं, जिनका pH दोस्तों 7 से कम होता है। वहीं दोस्तों दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्षारीय लवण बनाते हैं, जिनका pH दोस्तों 7 से ज़्यादा होता है। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ये दोस्तों किसी प्रकार की रिएक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि ये जो है एक दूसरे से लड़ सकें। इससे दोस्तों जैसे कि मैं आपको समझाऊं, ये कोई व्यक्ति है, ये भी कोई व्यक्ति है, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है। अब इनमें से किसी में लड़ने की ताकत नहीं है, तो ये ना ही लड़ पाएंगे ना ही कुछ कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से होते हैं दोस्तों दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये बहुत कमज़ोर हैं, तो इसलिए कुछ रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, कुछ ना ये कुछ इससे कुछ कह पाएगा ना ये इससे कुछ कह पाएगा। वहीं ये भी ताकतवर है, ये भी ताकतवर है, तो लड़ाई बराबर होगी भाई। या फिर ये ताकतवर है, ये कमज़ोर है, तो ये धींगरा पड़ेगा। ये इससे ज़्यादा जो है दोस्तों ताकतवर है, तो ये ज़्यादा जो है इसे मारेगा। या फिर ये ताकतवर होगा, ये कमज़ोर होगा, तो ये इसे मारेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है दोस्तों। आगे बात करते हैं, एक होता है दोस्तों आपका pH स्केल। ये रहा दोस्तों आपका pH स्केल। pH स्केल का फुल फॉर्म है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH की फुल फॉर्म है दोस्तों ये, और इसका निर्माण जो है दोस्तों किसने किया, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग, ये आपका न्यूट्रल है दोस्तों, ये एसिड वाला वो है दोस्तों यहाँ से 6 से 7 तक, और 8 से 14 तक आपका अल्कली यानी दोस्तों क्षार होते हैं। तो यहाँ पर होता है दोस्तों जैसे 6 हुआ, 5 हुआ, 6.4, 7, 8, 9, जहाँ तक दोस्तों 6.9 तक आपका वीक एसिड होता है। और जैसे जैसे दोस्तों आप कम करते जाओगे, जैसे जैसे ये संख्या घटेगी, तो स्ट्रॉन्ग जो आपका अम्ल होता है वो भी दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपका उदासीन होता है और ये आपका वीक होता है दोस्तों। और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो क्षार भी जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ये होता है दोस्तों क्षार के अम्लीय होने की प्रकृति और क्षारीय होने की प्रकृति। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं, कुछ चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है दोस्तों, जैसे कि pH 1 से 6.9 तक अम्लीय प्रकृति, 7 पर उदासीन, और 7.1 से लेकर 14 तक दोस्तों क्षारीय प्रकृति होती है। आगे याद रखना है दोस्तों शुद्ध जल, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रो सोडियम क्लोराइड आदि का pH 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, याद रखने हैं। अम्लीय वर्षा का pH दोस्तों 5.6 होता है। पेयजल की pH जो होती है दोस्तों 5.5 से कम होने पर दंत क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है दोस्तों आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका pH होता है दोस्तों 10, और एक होता है दोस्तों आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH होता है दोस्तों 14। और देखिए दोस्तों हवा बहुत तेज़ चलने लगी है, थोड़ा सा आवाज़ में या वीडियो में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो कुछ पॉइंट और बचे हैं, इन्हें भी हम जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है साफ़ नहीं आ पाएगी। एक होता है दोस्तों pH निकालना, pH वैल्यू निकालना। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ये pH बराबर -log कोष्टक में H+। तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला मैं आपके लिए बता दूंगा, आपसे पूछा जाता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। पहले देख लेते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक गुणक को pH कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा है
कि माइनस लॉग और 10 की पावर -7 है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये -7 है ना, इसे ही डायरेक्ट पीएच मान लेना है, बस हो गया। ये इसकी पीएच होती है। जैसे यहाँ पर है, यदि H प्लस बराबर 8 - 8 है तो मोल पर लीटर में इसकी पीएच क्या होगी, तो ये होगी पीएच 8। डायरेक्टली आपको सीधा मान लेना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे के कुछ टॉपिक आपके बचे हैं, जिनसे दोस्तों जैसे कि आपके सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और भी चीज़ें हैं दोस्तों, उनसे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।